हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था सेल थ्योरी और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं और वो बात है वीडियो से रिलेटेड कि बच्चों आज प्रोकैरियोटिक सेल्स में मैं आपको बेसिक बताऊंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि कुछ जो प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल हैं जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, वायरस, माइकोप्लाज्मा। इन सबको एक लेक्चर में कवर नहीं किया जा सकता क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा और आप लोग बोर हो जाएंगे। इसीलिए मैं एक छोटा वीडियो बनाने की वजह से आज मैं आपको बेसिक बताऊंगी कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, कुछ एग्जांपल्स दूंगी और कहां कहां पे से क्वेश्चन पूछा जाता है ये मैं बताऊंगी। और एक बात और कि आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि मुझे अपने वीडियो में कहां क्या इंप्रूवमेंट करना है। आवाज क्लियर आ रही है, बोर्ड की क्लैरिटी है कि नहीं, या कुछ और भी कि मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा पा रही हूँ कि नहीं। ये सब चीजें भी आप मुझे अगर कमेंट में लिख के बताएंगे तो मेरे लिए आपका कमेंट बहुत मैटर करता है। तो प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं ये मजेदार टॉपिक प्रोकैरियोटिक सेल। बच्चों देखो, सबसे पहले हम क्या है वर्ड पर जाएंगे। प्रो, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है प्रो जिसका मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियोटिक, कैरियोटिक जो वर्ड मिलके बना है वो मिलके बना है किससे, कैरियोन से। यानी कि कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस और प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव। तो यानी ऐसी सेल जिसमें किस तरह का न्यूक्लियस हो, प्रिमिटिव तरह का न्यूक्लियस हो। अब आप मुझसे कहेंगे कि भाई प्रिमिटिव न्यूक्लियस से क्या मतलब हुआ। बच्चा, प्रिमिटिव न्यूक्लियस से मतलब होता है कि ऐसा न्यूक्लियस जिसमें क्या चीज एब्सेंट हो, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल जो होती है, यूकैरियोटिक अगले वीडियो लेक्चर में या 3-4 वीडियो लेक्चर के बाद में यूकैरियोटिक सेल पर भी एक वीडियो बनाऊंगी। यू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड, ठीक है, और प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। तो ऐसी सेल जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस हो वो कहलाएगी प्रोकैरियोटिक, और यू का मतलब क्या होता है, वेल डेवलप्ड। तो जिसमें वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड का मतलब क्या हुआ कि जिसमें ऐसा न्यूक्लियस जिसमें क्या चीज प्रेजेंट हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्या कह देते हैं, यूकैरियोटिक। ये एक बेसिक डिफरेंस हो गया जो आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है कि जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो क्या उसमें जो जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि हमें ये पता है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या मिलता है, न्यूक्लियस के अंदर मिलता है जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए या आरएनए। तो ये डीएनए या आरएनए किस तरह से रहता है, तो बेटा ये क्या होता है, ये देखिए जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये इस तरह के जो कुछ मैगी लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, मैगी जस्ट मैंने ऐसे ही मजाक में कह दिया, लेकिन इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये इस तरह के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, बेसिकली बेटा ये डीएनए होता है। इसको हम कहते हैं नेक्ड डीएनए। दूसरा नाम इसको कहते हैं कि इसको न्यूक्लियोइड, यहां पे मैंने लिख रखा है क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियोइड भी कहते हैं, इसको नेक्ड डीएनए भी कहते हैं, इसको जीनोमिक डीएनए भी कहते हैं और इसको सर्कुलर डीएनए भी कह दिया जाता है। यानी कि इसमें न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है वो चूंकि केवल एक ही क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम्स के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, इसलिए इसको सिंगल क्रोमोसोम भी कह देते हैं। तो बहुत सारे नाम आ गए, क्या क्या नाम आ गए वापस सुनो। या तो आप उस डीएनए को क्या कह देंगे, नेक्ड डीएनए मोस्ट कॉमन, या फिर आप उसको कह देंगे जीनोमिक डीएनए, ये एनसीईआरटी भी कहती है जीनोमिक डीएनए, सर्कुलर डीएनए या फिर सिंगल क्रोमोसोम, ठीक है। एक बात और कि जब ऐसा न्यूक्लियस होगा जो प्रिमिटिव तरह का होगा उसको एक नाम और दिया जाता है और वो नाम होता है इंसिपिएंट न्यूक्लियस, इंसिपिएंट न्यूक्लियस, ठीक है। अब बात आती है कि भाई इस डीएनए के अलावा भी क्या प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ और डीएनए होता है, हाँ होता है। और वो डीएनए देखा गया कि कुछ एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर, कुछ सर्कुलर स्ट्रक्चर के फॉर्म में मिला और उसको हमने क्या नाम दिया, उसको नाम दिया प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड को कई बुक्स में एपिसोम या फर्टिलिटी फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। अब ये प्लाज्मिड होते क्या है बच्चों, प्लाज्मिड जो होते हैं वो बेटा होते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, यानी डीएनए के अलावा जो डीएनए होगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मिड। तो यहां आप लिख लीजिए प्लाज्मिड को हम और क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, ठीक है। अब ये काम क्या करता है भाई प्लाज्मिड, बेटा ये जो प्लाज्मिड होता है ना, ये प्लाज्मिड मोस्टली आपको मिलेगा बैक्टीरियाज में। तो कई बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जो एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस शो करते हैं। तो वो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि उनके ऊपर अगर आप एंटीबायोटिक डालते हो, अप्लाई करते हो तो उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो वो क्या होते हैं, रेजिस्ट होते हैं उसके प्रति। तो हम उसको क्या कह देंगे, वो किसकी वजह से रेजिस्टेंस आती है, किसकी वजह से उनमें प्रतिरोध क्षमता आती है, वो प्रतिरोध क्षमता आती है उसमें प्लाज्मिड की वजह से। तो प्लाज्मिड्स अगर एक वर्ड में पूछा जाए तो आप क्या कह देंगे, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच इज फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स सच एज बैक्टीरिया। और दूसरी बात, प्लाज्मिड का और नाम क्या है, तो एपिसोम, या इसको हम कह सकते हैं फर्टिलिटी फैक्टर। एनसीईआरटी ये भी कहती है कि कुछ फिनोटिपिक कैरेक्टर्स के लिए भी ये प्लाज्मिड रिस्पॉन्सिबल होता है। तो प्लाज्मिड के दो काम हो गए, एक तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और दूसरा क्या हो गया कि कुछ फिनोटिपिक कैरेक्टर शो करने के लिए प्लाज्मिड रिस्पॉन्सिबल होता है, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलता है, पर्टिकुलरली किसमें, बैक्टीरिया में। अब बात आती है कि क्या इस डीएनए के अलावा भी प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ होता है। तो बेटा इसमें दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें सिवाय राइबोसोम के और कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल क्या है, जैसे कि हम जूनियर क्लासेस में पढ़कर आते हैं, आपने नाम सुना होगा गोल्जी बॉडी का, माइटोकॉन्ड्रिया का, क्लोरोप्लास्ट का, ये सब क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें केवल एक राइबोसोम ही ऐसा स्ट्रक्चर है जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और वो किस तरह का मिलता है, इस यहां पर से फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, तो आपको लिखना है 70S। और S यहाँ पे क्या बता रहा है, S बता रहा है यहाँ पे सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, ये आपको बताना है क्या है, S किसकी यूनिट है, S है सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। ठीक है, अब अगर हम ये बात करें कि भाई इस पूरे स्ट्रक्चर में यानी प्रोकैरियोटिक सेल में आखिर मिलता क्या क्या है, तो अब हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये इसका ढक्कन, हाँ ये दूसरा मार्कर लेते हैं। देखो बेटा, सबसे बाहर की तरफ तो इसमें क्या होती है, सबसे बाहर जो ब्लैक मार्कर से बना हुआ है वो क्या होती है, इसको मैं ब्लू से कर रही हूँ। अब ये क्या चीज होती है बेटा, ये होती है सेल वॉल। उस सेल वॉल से अंदर की तरफ जो लाइन दिख रही है आपको ब्लू कलर की, वो क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ ये जो पूरा पोर्शन है, ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म का होता है। तो तीन चीजें हो गई, क्या क्या यहाँ बोर्ड पे भी डिस्प्ले हो रहा है, सेल वॉल, सेल वॉल से अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जो सेलेक्टिवली परमेबल होती है। सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब कि कुछ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस ही इसके अंदर एंटर कर सकते हैं, हर कोई सब्सटेंस इसमें एंटर नहीं कर सकता। और उससे अंदर की तरफ क्या होता है बेटा, साइटोप्लाज्म। और उस साइटोप्लाज्म में आपको क्या मिलेगा, उसमें आपको मिलेगा न्यूक्लियोइड या जीनोमिक डीएनए, या फिर आप उसको क्या कह सकते हैं, सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए। वापस बोलो, वापस देखो मैंने क्या बोला, सबसे बाहर की तरफ क्या होगी बेटा, सबसे बाहर की तरफ होगी सेल वॉल, सेल वॉल से अंदर की तरफ होगी जो ब्लू कलर के मार्कर से बनाई गई है, उसको हम कह रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। फिर अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जो ये इस स्ट्रक्चर को हम क्या कह देंगे, न्यूक्लियोइड। और उस न्यूक्लियोइड के आसपास जो छोटे से स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इनको हम कहेंगे प्लाज्मिड। इसके अलावा आपको इसमें 70S राइबोसोम दिख जाएंगे। अब ये जो सेल होती है, उस सेल प्रोकैरियोटिक सेल पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रोकैरियोटिक सेल किन किन ऑर्गेनिज्म में हमको देखने को मिलती है, या कौन से ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोटिक सेल रखते हैं। तो आपका आंसर होगा कि प्रोकैरियोटिक सेल एक तो आपको मिलेगी वायरस में, दूसरी आपको मिलेगी बैक्टीरिया में, तीसरी आपको मिलेगी पीपीएलओ। पीपीएलओ की फुल फॉर्म है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। मैं लिख रही हूं यहाँ पे पीपीएलओ, प्लूरो निमोनिया। निमोनिया की स्पेलिंग बच्चों पी से स्टार्ट होती है, निमोनिया, निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, है ना। इसमें भी आपको प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलेगी। और फिर आती है बात साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया बोलो या बीजीए बोलो, बीजीए मतलब कि ब्लू ग्रीन एल्गी। आपको याद हो मैंने एक लेक्चर बनाया था नॉस्टॉक पे, तो उसमें नॉस्टॉक और एनाबिना और ऑसिलिटोरिया, ये तीन नाम आपको याद रखने हैं। यहाँ पर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो साइनोबैक्टीरिया है उसके एग्जांपल्स बताइए, तो आपको याद रखना है नॉस्टॉक, ऑसिलिटोरिया और एनाबिना। ये तीनों क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्यों कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि ये ब्लू ग्रीन कलर की होती है। फिर आती है बात कि भाई ये ब्लू ग्रीन कलर की क्यों होती है, तो उसका आंसर होता है कि ये पर्टिकुलरली इसमें ब्लू ग्रीन पिगमेंट्स कौन कौन से, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन, ये दो नाम याद रखने हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे से ये रेस करती हूँ और यहाँ फटाफट से लिख देती हूँ आपके लिए, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन।
ये दो पिगमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो ब्लू ग्रीन कलर की दिखती है। और एक इंपॉर्टेंट बात, यहीं से फिर एक और क्वेश्चन आता है कि इसका काम क्या होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि पैडी के जो फील्ड्स होते हैं, जो चावल के जो खेत होते हैं, वहां पर ये ब्लू ग्रीन एल्गी डाली जाती है जान कर करके। क्यों? क्योंकि इनमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। मैं इसका नाम भी लिख देती हूँ, हेटेरोसिस्ट, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। अब देखो बच्चों, आप लोग भी कहोगे कि मैम शुरू तो किया था आपने प्रोकैरियोटिक सेल से और पहुंच गए आप कहां पर? एल्गी पर बेटा जैसे जैसे वर्ड्स आते जाते हैं ना, वैसे वैसे मैं आपको क्वेश्चंस भी बताती जाऊंगी, तो एक तरीके से पूरा सब्जेक्ट ही पूरा कनेक्ट हो जाएगा, तो आपको पढ़ने में इजी रहेगा, है ना। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में मैंने आपको ये बता दिया कि कोई एग्जाम्पल पूछे तो 3 बताना है, नोस्टॉक, एनाबिना और ऑसिलिटोरिया। दूसरी बात मैंने ये बता दी कि इसमें कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं। ये भी क्वेश्चन अक्सर नीट में पूछ लिया जाता है, क्लास 11 में भी पूछ लिया जाता है, वाइवा में भी पूछ लिया जाता है। आप लोगों के प्रैक्टिकल्स होते हैं, उसके बाद वाइवा होता है, वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको बताना है सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन। फिर राइस के फील्ड्स में इसको क्यों डाला जाता है? राइस जिसको पैडी भी कहते हैं, उसमें क्यों डाला जाता है? क्योंकि इसमें एक स्ट्रक्चर होता है ब्लू ग्रीन एल्गी में जिसको हम कहते हैं हेट्रोसिस, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इन चारों में किसमें? वायरस, बैक्टीरिया, पीपीएलओ और साइनोबैक्टीरिया, ये सब क्या शो करते हैं बेटा? ये सब शो करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर। अब एक इंपॉर्टेंट बात और आई कि जो बैक्टीरिया है ना, अब देखो बैक्टीरिया का शेप क्या होता है? अलग अलग होता है। अलग अलग से मतलब देखो, अब ये बैक्टीरिया स्फेरिकल भी हो सकते हैं। अगर बैक्टीरिया स्फेरिकल शेप के हैं तो हम इसको क्या नाम दे देंगे? कोकस। ठीक। दूसरी बात है, अगर ये रॉड शेप के हैं तो हम इसको क्या नाम दे देंगे? बैसिलस। अब अगर ये कॉमा शेप के हैं, कॉमा शेप के हैं तो हम इसको क्या नाम दे देंगे? विब्रियो। और अगर ये स्पाइरल शेप के हैं, स्पाइरल शेप के हैं तो हम इसको क्या नाम दे देंगे? स्पाइरुलम। स्पाइरुलम। ठीक है, यानी अलग अलग शेप के बैक्टीरिया होंगे तो उसके अलग अलग नाम उसके होंगे। उसको जैसे कि स्फेरोकोकस, अगर स्फेरोकोकस कह रहे हैं इसका मतलब वो बैक्टीरिया की शेप कैसी है? स्फेरिकल है ना। इसी तरीके से अगर रॉड शेप है तो हम बैसिलस, इसी तरह से कॉमा शेप है तो विब्रियो, आपने नाम सुना होगा विब्रियो कॉलेरा, जो कॉलेरा डिसीज कॉज करता है। और स्पाइरल शेप है तो हम क्या कह देंगे उसको? स्पाइरलम। तो ये कुछ थे इंपॉर्टेंट बेसिक जानकारी प्रोकैरियोटिक सेल की। मैं जस्ट एक बार सम अप कर देती हूँ कि प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल जिसमें न्यूक्लियस कैसा होता है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। तो फिर डीएनए कैसा रहेगा? तो फिर वो डीएनए नेक्ड रहेगा, उसको नेक्ड डीएनए बोलो, जीनोमिक डीएनए बोलो, सर्कुलर डीएनए बोलो, या फिर सिंगल क्रोमोसोम बोलो, एक ही बात है। और वो न्यूक्लियस कैसा कहलाएगा? वो न्यूक्लियस कहलाएगा इंसिपिएंट न्यूक्लियस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किस किस ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल देखने को मिलती है? तो 4 ऑर्गेनिजम्स के नाम आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी कह रहे हैं, तीसरा वायरस, और चौथा माइकोप्लाज्मा। यहाँ पे मैंने माइकोप्लाज्मा नहीं लिखा है, ये माइकोप्लाज्मा और लिख लीजिए यहाँ पे, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, है ना। इनमें आपको क्या देखने को मिलती है? प्रोकैरियोटिक सेल देखने को मिलती है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, इससे सिंपल तो हो ही नहीं सकता। क्या होगा? सबसे बाहर की तरफ क्या बता दो? सेल वॉल बता दो। सेल वॉल से अंदर की तरफ क्या बता दो? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ क्या आ गया? साइटोप्लाज्म आ गया। साइटोप्लाज्म में सेंटर में क्या आ गया? सर्कुलर डीएनए आ गया। और उसके पास में एक छोटू सा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होगा जिसको हम क्या कह देंगे? प्लाज्मिड कह देंगे। और साथ में क्या होंगे? 70s राइबोसोम्स उसमें देखने को मिलेंगे साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो ये आपने देखा बेसिक स्ट्रक्चर। उसके अलावा बैक्टीरिया के केस में सेल वॉल से बाहर की तरफ कुछ छोटे छोटे इस तरह के ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे कर्ली से स्ट्रक्चर। ये बेटा मैगी नहीं है, ये क्या है? ये है पिलाई। ये नाम और याद रखो, पिलाई। ठीक है, और एक बड़ा सा भी दिख रहा है ना, इसको हम कहते हैं फ्लैजिला। ये फ्लैजिला क्या होता है? ये लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। और पिलाई क्या हेल्प करता है? पिलाई किसी भी प्रोकैरियोटिक सेल, पर्टिकुलरली बैक्टीरिया को किसी सरफेस से अटैच करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब ये पिलाई के क्या टाइप्स हैं ये मैं आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगी। आज उसके अलावा बैक्टीरिया पे से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसकी शेप्स को लेकर, वो आपको ध्यान रखनी है। तो आज के लिए इतना बहुत है। अगले वीडियो लेक्चर में जो बहुत ही जल्दी आएगा आपके पास, उस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगी साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। यानी अभी तो हमने क्या देख लिया? प्रोकैरियोटिक सेल का एक जनरल आइडिया ले लिया कि होती क्या है।
अब जो एग्जाम्पल जो हमने लिए हैं ना, जैसे बैक्टीरिया लिया, साइनोबैक्टीरिया लिया या माइकोप्लाज्मा लिया, अब मैं सेपरेटली वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में अगर मैं बनाती तो मुझे लग रहा था कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता, फिर कहीं आप लोग बोर होते। तो इसीलिए मैंने इसमें वो चीज इंक्लूड नहीं करी कि बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाता। ठीक है, लेकिन जल्दी ही मैं आपको अब मैं पढ़ाऊंगी साइनोबैक्टीरिया। आपको वीडियो कैसा लगा इसको मुझे कमेंट करके जरूर से बताइए। मुझे कहाँ इंप्रूव करना है ये भी आप मुझे जरूर बताइए। ठीक है, ओके। आप टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। और बहुत खुश रहिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।